नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत यहां पर स्वागत है इस कार्यक्रम में अविनाश जी। और जिस तरह से सीजेपी ने एक आंदोलन की शुरुआत की, पूरे देश में उस आंदोलन को फैलाया और उसके बाद जिस तरह से देश का युवा, देश का छात्र उस आंदोलन से जुड़ा और जंतर मंतर पर लगभग 1 महीना यानी 36 दिन तक एक प्रदर्शन चला और उसके बाद आखिरकार युवाओं के आगे, छात्रों के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ गए, मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। यानी छात्रों ने बता दिया कि अगर वो एकजुट होंगे तो सरकारों को झुकना ही पड़ता है। और मोदी सरकार जब झुकी है तो उसमें अब पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उनके बाद अब प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अभी शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। लेकिन हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है कि वही शिक्षा मंत्री आगे रहेंगे, क्योंकि आने वाला जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा मोदी सरकार का, उसमें नए शिक्षा मंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। फिलहाल प्रहलाद जोशी उसको संभाल रहे हैं। इसके बाद यहां पर जिस तरह से देखा जा रहा है अविनाश जी, अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की तरफ से मांगा गया था, युवाओं की तरफ से मांगा गया था, उसमें जीत मिल गई है छात्रों को। लेकिन अब छात्र इस पर यहां रुक जाएंगे या आगे अभी और आंदोलन छिड़ा रहेगा? क्या आगे की रणनीति है? क्या सरकार के लिए आगे अभी और चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं? क्या विपक्ष अब इस मुद्दे को और जोर से उठाएगा? और बड़ी बात यह है कि कल संसद सत्र जब शुरू होगा, क्योंकि अभी जो पिछला हफ्ता रहा उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई, वजह जो जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा था उसमें विपक्ष जिस तरह से एकजुट होकर छात्रों के साथ खड़ा था। उसके बाद अब जब संसद सत्र कल शुरू होगा तो उसमें क्या कुछ हो सकता है? यानी कैसे सरकार के लिए एक बार झुकना अब आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियां बनने जा रहा है। यानी अब सिलसिले शुरू होंगे, मुद्दे इसी तरह उठेंगे और क्या सरकार झुकती हुई दिखाई देगी अगर एक मुद्दे पर झुक गई है तो? देखिए, जो छात्रों ने करके दिखाया है पिछले 12 साल में, आप देख लीजिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन के चलते किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। लेकिन पहली बार दिल्ली में छात्रों के आंदोलन में, जो करीब 35-36 दिन तक चला आंदोलन, और उसके बाद मोदी सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा है। तो साफ साफ दिखाई दे गया है कि जो सरकार की तरफ से दावे किए जाते थे कि हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, और खाली अभी एक इस्तीफे से सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मामला नहीं है, अभी और भी इस्तीफे होने। जिस तरीके से संसद में अभी जो अमित शाह का मामला जो एक लटका हुआ है, खासतौर पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चलाई थी। और दूसरी बात कि सरकार जो आश्वासन देती है, भले वो लिखित में आश्वासन हो, उस आश्वासन पर लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो आश्वासन पूरे नहीं किए जाते हैं। 5 साल पहले जब किसानों के साथ में सरकार का समझौता हुआ था और सरकार ने जो 3 काले कानून लेके आई थी कृषि कानून के नाम पर, उन कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन किसानों को जो 4 लिखित में जो शर्तें मानी थी, जो समझौता किया था, उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। आज तक किसानों को MSP नहीं मिली अपनी फसलों पर। और वही स्थिति है कि जो छात्र हैं उनको सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन क्या सरकार उन आश्वासनों को पूरा करेगी? और दूसरी बात, अभी 4 हफ्ते बाद एक दौर की बातचीत और होनी है जिसमें शिक्षा के सुधार को लेकर बातचीत होगी। तो 4 हफ्ते बाद क्या सरकार बातचीत भी करेगी? क्योंकि जब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था तब तक जो सरकार थी वो दबाव में दिखाई दे रही थी। और अगर सरकार छात्रों की मांग से पीछे हटती है, और दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अभी ये शुरुआत है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला और आखिरी इस्तीफा नहीं था, बल्कि अभी आंदोलन और तेज होंगे, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। खाली नीट का एक पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर 150 से ज़्यादा लीक हुए हैं। अब जिस तरीके से अभी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही थी, संसद सत्र से पहले लगातार चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उस विस्तार में कई मंत्री हटाए जाएंगे, कई बनाए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चल रहा था कि शायद उनको हटाया जा सकता है। लेकिन छात्रों की तरफ से जो आंदोलन चल रहा था, और सरकार ये दिखाना नहीं चाहती थी कि छात्रों के दबाव में हम अपने मंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। लेकिन जब मामला हाथ से निकल गया, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी हिलती दिखाई दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तब हुआ है जब चर्चा ये शुरू हो गई थी कि कहीं ये आंदोलन प्रधान के इस्तीफे से अलग हटके प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक ना चला जाए। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि छात्रों की तरफ से दोबारा से संसद मार्च की तैयारियां शुरू हो गई हैं,
उसके बाद आनन फानन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऐलान कर दिया जाता है। तो साफ है कि सरकार दबाव में दिखाई दे रही थी। और दूसरी बात यह है कि जो छात्रों का आंदोलन ये भी रुका नहीं है, और मंच से भी ऐलान किया गया था कि अभी हम पूरे देश में जाएंगे, क्योंकि जो समस्या है वो समस्या खाली दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, और इसको उठाया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से एक आंदोलन खड़ा होगा। और इसीलिए सरकार परेशान दिखाई दे रही है। और दूसरा, सोमवार को कल से संसद का जो सत्र है, पहले सप्ताह की कार्रवाई तो चली ही नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष भी अड़ा हुआ था। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो जब सोमवार से कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें जो पेपर लीक का मुद्दा है, प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन जो समस्या है, समस्या अभी भी बरकरार है। अभी भी पेपर लीक के जो मुख्य आरोपी हैं, जो मुख्य दोषी हैं, आपने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन पेपर लीक किस तरीके से हुआ, कहां से लीक हुआ, उनमें किसी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ पेपर खरीदने वाले लोग अभी तक फंसे हुए हैं। पेपर जिन्होंने बेचा है, जिन्होंने पेपर लीक किया, सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। और अब तक जितने 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, किसी को सजा भी नहीं हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप भले ही बना लें, लेकिन जिस तरीके से बिहार का मामला 2024 का जो मामला सामने आया, जिस व्यक्ति को, संजीव मुखिया को, सीबीआई की तरफ से नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी, मुख्य किंगपिन माना जाता है, लेकिन जब मामला कोर्ट में आता है तो सीबीआई की तरफ से कह दिया जाता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं इस आदमी के खिलाफ। कोर्ट को मजबूरी है कि कोर्ट में उसको बाइज्जत बरी करे। तो अगर आपके पास में कोई भी ऐसा आरोपी नहीं है जिसने पेपर लीक किया है, तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा किसको दिलाएंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल हैं, सरकार पर सवाल हैं, क्योंकि पेपर लीक अगर होगा तो फिर सिस्टम के अंदर से होगा। छात्र पेपर लीक नहीं करेंगे, छात्रों तक तो वो पहुंचेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पेपर लीक हुए उनमें सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, छात्रों का गुस्सा बना रहेगा। और जो आंदोलन है, आंदोलन भी खत्म नहीं हुआ एक तरीके से। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने पर जो अभी दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको रोका गया है। छात्रों के गुस्से को देखते हुए ये साफ साफ है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, भविष्य में पेपर लीक नहीं होते हैं, तब तक तो स्थिति ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जो शिक्षक का जो नकल माफिया हैं, पेपर माफिया हैं, जिनको बयान आते हैं कि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, इन पर कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि सिस्टम हमारे साथ में है। सिस्टम में बैठे हुए लोग ही इस पेपर को लीक करा रहे हैं। जब तक ये लीक नहीं रोका जाएगा, तब तक इस तरीके के आंदोलन लगातार होते रहेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि आपने खुद बताया भी अविनाश जी कि लगातार जब पहले कोशिश की जा रही थी कि कैसे इस आंदोलन को रोका जाए, 20 तारीख के जो दृश्य हैं वो भूले नहीं जा सकते। जिस तरह की तस्वीरें, जो वीडियो सामने आए हैं, कैसे पुलिस ने बर्बरता की, और दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि पुलिस की वर्दी में, यानी जो आरएएफ थी उसकी वर्दी में वहां बाउंसरों को भेज दिया गया था, क्योंकि उनके नाम पर वो नेम प्लेट, उनकी जो वर्दियां थी उन पर नेम प्लेट ही नहीं थे, नाम ही नहीं थे, जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये सारे सवाल सरकार पर उठ ही रहे हैं, उस पर भी विपक्ष सवाल कर रहा है। सबसे ज्यादा अमित शाह इस वक्त गिरे हुए हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह की कुर्सी पर खतरा दिखाई दे रहा है। ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, और जब सरकार की तरफ से सारी कोशिशें की गई कि किसी भी तरह इस प्रदर्शन को रोक दिया जाए, लेकिन छात्रों ने सरकार की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। और जैसा कि आपने कहा कि पीएम मोदी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था, तो बिल्कुल अविनाश जी, साफ साफ कहा गया था अभिजीत दीपके की तरफ से कि अगर इसमें देरी हुई, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में देरी हुई, यानी कल 25 जुलाई से पहले 24 जुलाई का उनका यह बयान था कि अगर इसमें देरी की गई सरकार की तरफ से तो इसका अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। और फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं रुकेंगे हम, फिर इस्तीफे की मांग आगे बढ़ेगी। और उनका इशारा सीधे सीधे पीएम मोदी की तरफ था, जो 19 जुलाई को भी ट्वीट किया गया था सीजेपी की तरफ से। 20 जुलाई से इसी तरह की मांग उठने लगी थी कि अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, सोनम वांगचुक को जबरन उठा के ले जाया गया, उसके बाद उनको सफदरजंग में एक तरह से जो आरोप लग रहे हैं हिरासत में रखा गया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका इलाज किया, उनकी निगरानी की जा रही थी हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन सफदरजंग के खुद जो वहां पर एक तरह से जो लोग वहां थे,
जो डॉक्टर्स थे उनका भी ये साफ साफ कहना था कि ये हिरासत में रखने की जगह नहीं है। इस तरह की चिट्ठी एक निकल कर आई थी और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें मामले को देखा और उसके बाद जो गीतांजलि यानी सोनम वांगचुक की जो पत्नी थी उनकी जो अपील थी उसको माना गया और उनको वहां से मेदांता में शिफ्ट करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया। यानी पूरी कोशिश की गई कि कैसे भी इस आंदोलन को रोका जाए। और तो अविनाश जी, कल एक जो बड़ी घटना जो घटी, कल जब मैं खुद जंतर मंतर पर मौजूद थी उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ऐलान से पहले भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आखिरी दम तक कोशिश थी सरकार की कि अगर ये छात्र यहां से चले जाएं तो शायद वो इस्तीफा ना देना पड़े। और जब तब भी छात्र डटे रहे तब जाकर मजबूरन एक तरह से सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से खुद आकर यह ऐलान करना पड़ा कि मैं इस्तीफा अपना दे रहा हूं। जबकि जिस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, ऐसा कोई भी वहां पर नहीं था। अविनाश जी, मैंने खुद देखा है किसी तरह से छात्रों की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। जानबूझकर पुलिस वालों की तरफ से वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी जो 20 जुलाई को हुआ था। तो ये साफ है कि सरकार को पूरी तरह झुकाया है, उसके मंसूबों को नाकाम किया है आज के युवा ने। बिल्कुल, जो दिखाई दे रहा है कि जो सरकार थी, पहली कोशिश तो यही होती है सरकार की कि किसी तरीके से ताकत के दम पर या आंदोलन में फूट डालकर उसे कमजोर किया जाए और खत्म किया जाए। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया गया, उनकी डिमांड मानी गई। ये इसीलिए मानी गई थी क्योंकि उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की गई थी। और अगर वांगचुक के कहने पर, क्योंकि आंदोलन भले ही सोनम वांगचुक ने जो अनशन शुरू किया उसके बाद से यह आंदोलन दुनिया की नज़रों में आया हो, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन से पूरे देश के छात्र जुड़े, उसके बाद वांगचुक इस आंदोलन का चेहरा नहीं बचे थे। ये आंदोलन पूरी तरीके से छात्रों का आंदोलन हो चुका था। इस आंदोलन में तमाम सियासी दल भी थे, लेकिन किसी भी सियासी दल को इस आंदोलन का चेहरा नहीं बनने दिया गया था। यही इस आंदोलन की सफलता थी और यही कारण था कि जो आंदोलन से एक आवाज़ उठ रही थी कि प्रधान का इस्तीफा हमको चाहिए ही चाहिए। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लेंगे, सरकार चली जाएगी तो प्रधान अपने आप ही चले जाएंगे। कि कुल मिलाकर हमको शिक्षा मंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए। अब उसके बाद हमने देखा था वांगचुक की भी अपील थी, लेकिन छात्रों ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। उस जो दीप के जो थे वो भी हटना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से छात्रों के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा था कि उनकी जो डिमांड थी कि एक आदमी लगातार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, लगातार 3 साल तो नीट का पेपर ही लीक हो गया, तो जो आदमी लगातार फेल हो रहा है वो शख्स हमारा शिक्षा मंत्री कैसे बना रह सकता है। अगर छात्र 2 बार फेल हो जाए तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्री बने हुए थे और जिस तरीके के बयान आ रहे थे, जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों को आतंकवादी बोल रहे थे वो, तो उससे छात्रों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद सीधा सीधा, क्योंकि जो प्रधान का इस्तीफा वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था, सरकार टस से मस होते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने एकजुटता दिखाई, शांतिपूर्ण आंदोलन रखा, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया, जिस तरीके से आपने बताया कि आप उस समय मौजूद थी, जब छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए थे, उनका कोई भी किसी तरीके का हिंसा का, क्योंकि पूरे आप देखिए 36 दिन तक जंतर मंतर पर कोई हिंसा नहीं हुई। जब कम भीड़ जुट रही तब भी हमें इस तरह की खबरें आ रही थी कि जंतर मंतर पर जो छात्र हैं उन पर अचानक ही कोई बाहर से लोग आते हैं, नकाबपोश आते हैं और उन पर हमला कर कर भाग जाते हैं। छात्रों को चोटें आती हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी, पुलिस के सामने हमले हो रहे थे। और कई ऐसे वीडियो भी आए हैं कि जहां हम देख रहे थे कि पुलिस के जो पुलिस की तरफ से बाउंसर थे, सादे वर्दी में जो लोग थे, वो छात्रों पर लठ चला रहे थे। तो साफ है कि ये वही लोग थे जो छात्रों पर लगातार हमले कर रहे थे और पुलिस का संरक्षण मिला हुआ था। तो ये साफ साफ है कि जो पुलिस है वो जो सवालों के घेरे में बनी हुई है। दीपके ने जो जंतर मंतर के मंच से भी ऐलान किया था, कई पुलिस अधिकारियों के उन्होंने नाम लिए थे कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राहुल गांधी ने भी वही डिमांड की है। उन्होंने भी कहा है कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर हमला किया है अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ऐसे में जो ये आंदोलन है, आप भले ही जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। छात्रों की जो डिमांड है कि अब कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जबकि आप खुद ही देख लीजिए कि जो नीट का पेपर हुआ है, नीट का पेपर लीक होने के बाद कम से कम आधा दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं।
लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और ये पेपर वहीं लीक हो रहे हैं जहां सरकार बीजेपी की है। पुलिस जहां से आरोपी को उठा रही है वहां सरकार भी बीजेपी की है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां एनडीए की सरकार नहीं है, जहां बीजेपी विरोधी पार्टियों की सरकार है, वहां पेपर लीक की खबरें नहीं आ रही हैं, वहां से पेपर लीक माफिया पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये साफ है कि जो बीजेपी का संरक्षण है वही मिला हुआ है और तभी जो पेपर लीक के जो आरोपी पकड़े भी जाते हैं उनको कोई सजा नहीं मिल रही है। ऐसे में जो हमने लगातार हम बोल रहे हैं कि जो आंदोलन है इस पर ब्रेक लगा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरीके से अब अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड शुरू हुई है, खासतौर पर दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई है छात्रों के खिलाफ, अभी लिखित में आश्वासन मिला है कि हम एफआईआर जो है वो सभी वापस ले लेंगे, लेकिन जिन छात्रों को पीटा गया, जो छात्र अस्पताल में, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही हैं और जो पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मोदी सरकार के लिए समस्या है जो अभी एक तरीके से देखा जाए तो कुछ समय के लिए सरकार पर जो खतरा था वो टला है। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, पेपर लीक नहीं रुकते हैं, तो फिर जो छात्रों का गुस्सा है वो भी थोड़ा शांत जरूर हो गया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था आगे भी चलती रही तो छात्रों ने बता दिया है कि वो अगर प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर और जिस तरह से लगातार अब एक सवाल हर किसी के जहन में कि अब सीजेपी का प्लान आगे का क्या होगा, तो उसको लेकर भी अभिषेक रांका का एक बयान तेजी से सामने आया है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि अब किस तरह से आगे सीजेपी काम करेगी। यानी युवाओं के लिए या यूथ के लिए जिस तरह से वहां पर ये देखा जा रहा है कि कैसे ये दिख रहा है कि पूरा सीजेपी ने एक नेतृत्व किया और उसके बाद उस नेतृत्व में जिस तरह से सारा देश, पूरा देश, क्योंकि सिर्फ युवा और छात्र ही नहीं, अविनाश जी, वहां पर उनके परिवार वाले भी मौजूद थे, तो इस वजह से इस आंदोलन ने जो एक बड़ा रूप लिया और उसके बाद जिस तरह से छात्रों के आगे, युवाओं के आगे जब सरकार को झुकना पड़ा है, तो ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। और यही कह दिया गया है सीजेपी की तरफ से कि अभी भी जो मुद्दे हैं, युवाओं की जो परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उन्हें सीजेपी इसी तरह से उठाता रहेगा। और ये इसीलिए ये पेज बनाया गया, ये पार्टी जो खड़ी की गई है, ये युवाओं की और छात्रों की आवाज को उठाने के लिए खड़ी की गई है और ये ऐलान कर दिया गया है सीजेपी की तरफ से। तो ये बताता है कि आगे अभी और आंदोलन होना है। बिल्कुल इसी तरह का कहा गया है कि ये सिर्फ एक ब्रेक है और 4 से 5 दिन बाद फिर से इसी तरह छात्र लौटेंगे और अपनी नई मांगों के साथ सरकार पर सवाल उठाएंगे, सरकार से उनका जवाब मांगेंगे और जिनकी जरूरत होगी उनका इस्तीफा भी मांगेंगे। क्योंकि यह भी दावा किया जा रहा है कि अमित शाह के साथ साथ नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। अविनाश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकार में कई मंत्रियों के इस्तीफे की डिमांड लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब तक जो मोदी सरकार में नीति बनी हुई थी कि विपक्ष अगर इस्तीफा मांगेगा तो इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन छात्रों के आंदोलन में, ये खाली सीजेपी का आंदोलन नहीं था, इसमें वामपंथी छात्र संगठन भी जुड़े हुए थे, इसमें कांग्रेस के छात्र संगठन भी जुड़े हुए थे। तमाम छात्र संगठन का लगातार मौजूदगी जंतर मंतर पर देखी जा रही थी और यही कारण है कि सोनम वांगचुक के साथ सरकार ने जो समझौता कर लिया था, उस समझौते को पूरी तरीके से जंतर मंतर में छात्रों ने खारिज कर दिया। साफ कह दिया कि हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। और जो सीजेपी के नेताओं या तमाम छात्र संगठन हैं, उनकी तरफ से लगातार ये कॉल किया जा रहा है, सरकार की को एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप अपने वादे से पीछे हटेंगे तो छात्रों को जंतर मंतर पर लौटने में समय नहीं लगेगा, वो 24 घंटे के अंदर दोबारा जंतर मंतर पर आ जाएंगे। और सरकार से परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। इस बार भी परमिशन सरकार से नहीं मिली थी उन्हें, जब एक दिन की परमिशन मिली हुई थी और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस को भेजा गया था कि भाई अब 5 बच्चों के आप जंतर मंतर खाली कर दीजिए, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस उसको खाली करा पाई जंतर मंतर को? तो छात्रों को इस सरकार से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उल्टा सरकार को आदेश दे रहे थे कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ा था। और खाली आप भारत की बात नहीं, भारत के बाद भी आप बाहर भी बात कर लें, जब भी छात्र सड़क पर आया है तब सरकार को झुकना ही पड़ा है। प्रधान का इस्तीफा लेकर एक तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाई है और लगातार जिस तरीके से 20 तारीख के बाद से ही साफ हो गया था, 20 तारीख को जिस दिन छात्रों का संसद की तरफ कूच हुआ था, उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय हो गया था। उसके बाद से हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री का लगातार बयान, उससे पहले जब संसद सत्र का पहला दिन था तब प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर पर कुछ नहीं बोला था, वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कस रहे थे।
लेकिन 20 तारीख के बाद वो विपक्ष की जगह छात्रों की बात करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री मंत्रियों से कह रहे थे कि आप लोग इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाइएगा, क्योंकि हाँ खुद प्रधानमंत्री ने अपनी रील बनाई और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं से उसको वायरल भी करवाया। ऐसा नहीं खाली प्रधानमंत्री ने रील बनाकर छोड़ दिया हो, अपने नेताओं को भी आदेश दिया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए ताकि बताने को हो जाए कि प्रधानमंत्री की रील्स कितने लोगों ने देखी। साफ साफ है कि प्रधानमंत्री दबाव में दिखाई दे रहे थे और जिस तरीके से ये आंदोलन तेज़ी से फैलता जा रहा था, जिस तरीके से लेफ्ट की तरफ से जो भारत बंद का ऐलान किया गया, पूरे भारत में प्रदर्शन का ऐलान किया गया और उसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया था, तो सरकार को साफ साफ दिख रहा था कि ये आंदोलन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा से बच भी जाते हैं तो फिर कोई भी चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है, लेकिन डैमेज इतना बड़ा हो चुका है कि अब सरकार के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक तरीके से छात्रों ने बता दिया है कि सरकार उतनी मजबूत नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करती है। मोदी सरकार बहुत कमज़ोर है। जैसे ही प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात आएगी, प्रधानमंत्री तुरंत ही विपक्ष की और छात्रों की डिमांड मान लेंगे। जैसे ही जंतर मंतर से आवाज़ उठी कि हमको प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए पड़ेगा, वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। तो अब एक तरीके से विपक्ष को ही पता चल गया है कि जो तोता है, तोते की जान कहाँ पर फंसी हुई है। तो अब तमाम जो, क्योंकि जैसे आपने बोला कि नितिन गडकरी के इस्तीफे की बात चल रही है, अमित शाह के इस्तीफे की बात चल रही है, तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास। और लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा है दिल्ली पुलिस को लेकर, गृह मंत्री का जो मुद्दा है, और राहुल गांधी की तरफ से एक लगातार कहा जा रहा है कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, चर्चा की डिमांड की जाएगी और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी ने पूछा है कि जंतर मंतर पर जो छात्र थे, जिनका जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, किसके इशारे पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, किसके इशारे पर आंसू गैस गोले दागे गए, किसके इशारे पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से तो मना किया जा रहा है कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवक को पेश किया था जिसके पूरे शरीर में हम देख रहे थे पैलेट गन के छर्रे के निशान दिखाई दे रहे थे, तो वो युवक किसके पैलेट गन से घायल हुआ है? क्योंकि पैलेट गन का इस्तेमाल पुलिस और जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तरफ से किया जाता है। आम लोगों को वो पैलेट गन नहीं मिलती है, उसका लाइसेंस भी नहीं मिलता है। तो दिल्ली पुलिस पर सीधे सीधे ये सवाल उठ रहे हैं कि किसके आदेश पर इस तरीके की हिंसक कार्रवाई की गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्री यानी अमित शाह को क्या पता था कि दिल्ली पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है? अगर अमित शाह को पता नहीं था, उनकी बिना जानकारी के हुआ ये काम, तो फिर उन जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर अमित शाह के निर्देश में यह काम हुआ है, तो जिस तरीके से विपक्ष और छात्रों की डिमांड चल रही है कि जो जिन्होंने आदेश दिए दिल्ली पुलिस को छात्रों पर कार्रवाई करने के, अगला नंबर इस्तीफे का उनका होने वाला है। और राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से संसद में मामला उठाने की बात की गई है, उसके बाद साफ है कि अगला नंबर अमित शाह का भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सीधा सीधा अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, जैसा कि जिक्र आप अभी कर ही रहे थे अविनाश जी, कि अब अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर इस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, क्यों आदेश दिया गया पुलिस को इस तरह से बर्बरता करने का। क्योंकि पुलिस का तो ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी ने उस जो एक व्यक्ति को वहां पर लेकर आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिखाया कि उसके शरीर पर किस तरह से निशान है, वो बता रहे हैं कि पुलिस की बर्बरता की कहानी वो खुद बयां कर रहे हैं। और ये बता रहा है कि अब अमित शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है अमित शाह के लिए, हम चाहेंगे उसे स्क्रीन पर लेकर आए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। तो ये बता रहा है कि अब अमित शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली है, यानी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसे यहां पर साझा किया गया है। कांग्रेस ने लिखा है, गृह मंत्री के रूप में क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल के प्रयोग को मंजूरी दी थी?
यदि नहीं तो किसने दी? क्या सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटते हुए देखे गए लोग पुलिसकर्मी हैं या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती को किसने अधिकृत किया था? विपक्ष के सांसद श्री राहुल गांधी, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले के लिए जवाबदेही की मांग की है। यानी राहुल गांधी ने अब इस मुद्दे को उठा लिया है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, कल लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक सुबह के वक्त में जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया था, उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने सरकार से सवाल पूछे थे, दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाए थे। और उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद शाम को एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब अमित शाह से सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि संसद के अंदर भी इस मुद्दे को वो उठाएंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा था, हम उसे सुन सकते हैं अविनाश जी। उस पर भी हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर से पकड़ लिया है और जिस तरह से छात्रों के साथ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया, कहीं ना कहीं ये विपक्ष जब एकजुट हुआ है उससे भी सरकार पर दबाव बना है। सरकार के अंदर बैठे लोगों ने भी सरकार पर दबाव बनाया है। जो जैसे कि मुरली मनोहर जोशी का ट्वीट आना, पहले उन्होंने साफ साफ दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर जो है नाराजगी जाहिर की, सरकार मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। एक तरह से उन्होंने बता दिया कि बीजेपी जिस दिशा में बढ़ रही है ये दिशा ठीक नहीं है। ये सारी चीजें बताती हैं। चिराग पासवान का इस तरह से कहना कि हम छात्रों की आवाज दबाने के पक्षधर नहीं है, 20 जुलाई के बाद ये बयान आया चिराग पासवान का, तो ये बताता है कि किस तरह से बीजेपी के अंदर से ही सवाल उठने लगे थे मोदी सरकार की कार्रवाई पर। मोदी सरकार जिस तरह से छात्रों के साथ रवैया अपना रही थी, जो अड़ियल रवैया अपना रही थी, उस पर सवाल उठ रहे थे। और यही वजह है कि सरकार जो झुकी है उसमें छात्रों को जो लोगों का समर्थन मिला है, पूरे देश का जिस तरह समर्थन मिला है, विपक्ष का जिस तरह समर्थन मिला है, वो भी इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, जो आंदोलन चल रहा था उसमें पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा हुआ था। राहुल गांधी लगातार छात्रों की मांग उठा रहे थे और वो तो एक पैरेलल आंदोलन भी चला रहे थे। छात्रों की गूंज को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही थी, छात्रों का मुद्दा उठा रही थी। जो मुद्दा जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से उठाया गया था, वो मुद्दा कांग्रेस लगातार और कई सालों से उठा रही है। जब तो मोदी सरकार बनी है और पेपर लीक की घटनाएं शुरू हुई हैं, और खास तौर पर 2026 में नीट का पेपर लीक होने के बाद से कांग्रेस ने अपना आंदोलन तेज कर दिया था। कोटा में राहुल गांधी की बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद उत्तराखंड में उनकी रैली हुई, तो कांग्रेस तो लगातार इस मुद्दे को समर्थन दे रही थी। और जिस तरीके से आपने बताया मुरली मनोहर जोशी का, बीजेपी के अंदर भी छात्रों के इस आंदोलन को लेकर खलबली मची हुई थी। बीजेपी के नेता भी इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे। मुरली मनोहर जोशी का जिस तरीके का ट्वीट आया, उन्होंने सरकार को जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस पर उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष किया है कि देर आए दुरुस्त आए। जी, हम देख सकते हैं उस ट्वीट को, मुरली मनोहर जोशी ने जो ट्वीट किया है, इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उधर बाढ़ आने लग गई बयानों की। उन सभी लोगों ने खुशी जाहिर की इस फैसले पर जो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े हुए थे। हम देख सकते हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के संस्थापकों में शामिल रहे हैं, उन्होंने पहले सरकार पर नाराजगी जाहिर की थी, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की थी, सवाल उठाए थे। और अब जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके तुरंत बाद उनका भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा है, देर आए दुरुस्त आए। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र दे दिया है। आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र ही समयोचित निर्णय लेंगे। उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूं कि अब भारतीय शिक्षा जगत में शीघ्र शांति स्थापित हो जाएगी और छात्रों को आने उज्जवल भविष्य तथा प्रगति के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। यानी एक बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली है मुरली मनोहर जोशी के इस ट्वीट में अविनाश जी, कि पहली चीज उन्होंने नाराजगी जो जाहिर की थी, अब उन्होंने खुशी जाहिर की है कि सरकार ने आखिरकार उनकी जो वो कहना चाहते थे उसे समझ लिया, युवाओं की मांग को मान लिया। बहुत अच्छा काम किया, यानी समझ में आया, देर से ही आया बट समझ में आ गया कि छात्रों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, छात्रों से इस तरह से अड़के नहीं बर्ताव किया जा सकता, छात्रों के आगे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ गौर करने वाली है मुरली मनोहर जोशी के, जिसमें उन्होंने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि छात्रों ने शांतिपूर्वक
अपना आंदोलन समाप्त किया है। यानी एक तरफ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि छात्रों ने हिंसा फैलाई, पत्थर फेंके, पुलिस के साथ छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी की गई और बर्बरता की गई, लेकिन यहाँ पर खुद मुरली मनोहर जोशी इस बात को मानते हैं कि छात्रों ने किसी तरह की हिंसा नहीं की, छात्र तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। अविनाश जी, देखिए, अगर छात्रों ने हिंसा की होती तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे एरिया में जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध थे सब को जब्त कर लिया था, और दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसे कोई फुटेज जारी नहीं किए गए, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के पास जो फुटेज आए उसमें पुलिस के जवान सादा वर्दी में छात्रों पर लठ चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। छात्रों की तरफ से हिंसा होती दिखाई ही नहीं दे रही थी, और उसकी पोल मुरली मनोहर जोशी ने भी खोल दी है। मुरली मनोहर जोशी जो पहले जो वाराणसी सीट है जहाँ से आजकल प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के सांसद हैं 3 बार से, पहले मुरली मनोहर जोशी अपनी उस सीट से चुनाव लड़ते थे, और वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पहले वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय आता था, और मुरली मनोहर जोशी उस विभाग के मंत्री थे। उन्होंने लगातार इस मुद्दे पर छात्रों का समर्थन किया, और खाली मुरली मनोहर जोशी नहीं है बल्कि बीजेपी में जो तमाम सांसद हैं, उन सांसदों के जो बेटे और बेटियां हैं वो भी लगातार इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा से वो सांसद हैं। उड़ीसा से ही बीजेपी के एक और सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उनकी लड़की और अर्चिता है, उसकी तरफ से जंतर मंतर पर जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो जो जश्न मनाया जाता है उसको लेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की गई, और जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर खुशियां मनाई गई। इसको लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान के पीए थे, उनके पीए ने जो बीजेपी सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उनको फ़ोन लगाया और ये कहा कि अपनी बेटी से बात करो और इस ट्वीट को डिलीट करवाइएगा, क्योंकि प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब इस तरीके से उनकी बेइज्जती बीजेपी के नेता तो कम से कम ना करें। और उसके बाद खबर आती है कि वो ट्वीट जो पोस्ट था, जो इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी लगाई गई थी, वो तो डिलीट नहीं हुई, बल्कि पीए की तरफ से जो फोर्स किया गया उसको और पेस्ट कर दिया गया कि इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से अब दबाव बनाया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कितनी बड़ी नाराजगी थी। सांसद विरोध नहीं कर पा रहे हैं खुलकर, क्योंकि पार्टी से बंधे हुए हैं वो, उन्हें अपने टिकट की चिंता है कि धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री के करीबी थे, तो उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री ने मजबूरी में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लिया है। लेकिन जो सांसद हैं उनके लड़के लड़कियों पर कोई जोर नहीं है। अगर आप अपराजिता सारंगी का आप टिकट काटने की धमकी देते हैं या कोई उनको नोटिस जारी करते हैं, तो फिर सबसे पहले वित्त मंत्री को नोटिस जारी करना पड़ेगा। उनके पति तो लगातार मोदी सरकार की खिंचाई करते रहते हैं, तो ऐसे में हाँ खुलकर करते हैं। और इसी तरीके से जो आसाम में एनडीए के सहयोगी है, उस सहयोगी दल की तरफ से भी उनके जो मंत्री हैं, उनकी लड़की की तरफ से भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होती हैं वो, और सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी भी करती हैं। और उनका बाद में बयान भी आता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की डिमांड थी, पूरे देश के छात्रों की डिमांड थी। बीजेपी की तरफ से इस आंदोलन को ड्रिल करने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन छात्र एक मुद्दे पर अड़ गए थे। पहला कि उनका आंदोलन जो है उसमें हिंसा नहीं होगी, और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही होगा। और आप देखिएगा कि सरकार की तरफ से इतना दबाव बनाया गया, पुलिस की तरफ से इतना बल प्रयोग किया गया, लेकिन छात्रों ने, हम तमाम फुटेज आए थे, पुलिस वाले लठ चला रहे होते थे और छात्र अपनी जगह पर खड़ा रहता था, वो बिल्कुल विरोध नहीं करता था, भागने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। कई वीडियोस तो ऐसे आए अविनाश जी जिसमें कहा और मारिए, और ये भी देखा गया कि जब पुलिस वाले आ रहे हैं वापस, लाठी डंडे जिस दिन बरसाए गए उस दिन शाम को जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत करा जा रहा है वहां पर। मतलब छात्रों ने एक अलग ही अंदाज में ये प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल, छात्रों का जो आंदोलन दिख रहा था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। और सबसे बड़ी जो बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी वो यही दिख रही थी कि छात्र बौखलाए नहीं रहे हैं। 1 महीने मतलब 36 दिन से उनका प्रदर्शन चलता रहा, पूरी तरीके से वो शांत बने रहे। उनके अंदर जो जिस तरीके से वो संयम बना हुआ था, संयम, वो धैर्य टूटता नहीं दिख रहा था। मोदी सरकार की तरफ से कोशिश बहुत की गई थी, मतलब किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ था। जो हम उस बीच में लखीमपुर में घटना भी हो गई थी, जब छात्रों जो किसान नेता थे, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, 4 किसानों की जान चली गई थी, लेकिन तब भी अजय मिश्रा टेनी जो गृह मंत्री थे, जिनके लड़के ने गाड़ी चलाई थी, किसानों ने तमाम दबाव बनाया था, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ था। अमित शाह का इस्तीफा जब उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनको लेकर एक
विवादित बयान दिया जाता संसद के अंदर, तब भी अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो पाया था। विपक्ष ने लगातार पूरी संसद ठप कर दी थी, पूरे देश में आंदोलन हुआ था। बीजेपी के अंदर से भी घबराहट दिखाई दे रही थी कि कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। बीजेपी के सहयोगियों की तरफ से अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताई गई थी, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो पाया था। उससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई। हमने देखा कि रेल हादसा हुआ, लेकिन रेल हादसे के बाद रेलवे मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। विमान हादसा होता है, नागरिक उड्डयन मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की डिमांड करता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी आती है कि इस अब सरकार में, जो ये सरकार बनी है, इस सरकार के मंत्रियों में नैतिकता नाम की चीज़ नहीं बची है। सरकार के मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले के मंत्री ले लेते थे जिम्मेदारी। मनमोहन सिंह की सरकार में तमाम इस्तीफे हुए, मंत्रियों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन जो मोदी सरकार बनी हुई है, यहाँ नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आज भले ही बोल रहे हैं कि उन्होंने नैतिक रूप से जिम्मेदारी ली। 3 महीने से आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? नीट का पेपर 3 महीने पहले लीक हो गया था। पहले तो आप इसको लीक भी नहीं मान रहे थे। संसदीय समिति की बैठक में भी धर्मेंद्र प्रधान का बयान है कि पेपर लीक हुआ नहीं है। लेकिन जब सवाल उठे कि भाई ये इतने एविडेंस रखे हुए हैं कि नीट का पेपर पूरे मार्केट में सर्कुलेट 15 दिन पहले ही हो चुका था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो इतने लोगों पर आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? तब मुश्किल से धर्मेंद्र प्रधान ये मानने को तैयार हुए थे कि पेपर लीक हुआ है। और अब आपको 3 महीने बाद जब सीधा सीधा प्रधानमंत्री ने आपसे इस्तीफा मांग लिया, इस्तीफा क्यों मांगा गया इस पर तो लगातार हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की खुद की कुर्सी खतरे में आ चुकी थी। तो जब प्रधानमंत्री की तरफ से इस्तीफा मांगा गया, तब आपको नैतिकता की याद आ रही है। तो साफ साफ है कि बीजेपी के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नेता भले ही खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनके लड़के लड़कियां, उनका परिवार लगातार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खुलकर बोल ही नहीं रहा था। बल्कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो शामिल भी हो रहे थे। तो इसलिए जो आंदोलन चल रहा था ये पूरे देश का आंदोलन था। और छात्रों की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि सीजेपी को हम नहीं जानते। भले ही सीजेपी की तरफ से आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन सीजेपी को नहीं जानते। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हल होने चाहिए, नहीं तो जंतर मंतर उनके लिए बहुत दूर नहीं है। जंतर मंतर पर 24 घंटे बाद दोबारा से छात्र आ सकते हैं। तो ऐसे में अभी देखना पड़ेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है, अगला पेपर, क्योंकि अब तो अधिकतर पेपर हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर अभी भी हो रहे हैं, कि वो पेपर लीक ना हो। और खाली पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, सरकार की जो भर्तियां हैं, भर्तियों में जिस तरीके की अनियमितताएं बरती जाती हैं, कि जिस तरीके से आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकताएं दी जाती हैं, उसको लेकर भी जो गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये अकेला सिर्फ एक नीट पेपर का मुद्दा नहीं था, ये तमाम मुद्दे थे छात्रों के अंदर, जो लगातार 12 साल से गुस्सा जो दबाए बैठे हुए थे, वो गुस्सा एक तरीके से फूट पड़ा था। और छात्रों ने बता दिया है कि वो इस सरकार को झुकाना जानते हैं, और एक बार जो सरकार झुक गई, उस सरकार को बार बार झुकना पड़ता है। मोदी सरकार की जो नीति थी, उस नीति को छात्रों ने बदल दिया है। और एक बार नहीं, उन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि भविष्य में जब भी जरूरत दिखाई देगी, तब वो मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह के उस बयान की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है, जो उन्होंने कहा था कि इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। लेकिन छात्रों ने जिस तरह से एकजुट होकर और जिस तरह से विपक्ष छात्रों के साथ खड़े हुए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि यहाँ पर विपक्ष ने ये नहीं माना कि सीजेपी इसको लीड कर रही है। आखिर में जो बात आपने अभी कही कि सीजेपी ने खुद भी ये बात कह दी थी कि हमारा आंदोलन नहीं है, ये देश के छात्रों का, ये युवाओं का आंदोलन है और हम तो बस उनके साथ चल रहे हैं। ये चीज जब पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर दिखाई, तो उसके बाद राजनाथ सिंह का वो बयान अब चर्चा में इसलिए क्योंकि सरकार को झुकना पड़ा और मोदी सरकार में इस्तीफा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। और जैसे कि लगातार चर्चा चल रही है कि ये वही सरकार है जो किसानों के आगे नहीं झुकी, जो महिला पहलवानों के आगे नहीं झुकी। महिला पहलवानों को घसीटा गया, जंतर मंतर से किस तरह उनको हटाया गया था। ये कई मौके ऐसे आए, या अभी आपने रेल मंत्री का जिक्र किया, उनको भी नहीं हटाया गया। कई ऐसे मामले जहां सरकार गिरी, लेकिन अपने मंत्रियों पर कोई एक्शन नहीं लिया सरकार ने। लेकिन इस सरकार को युवाओं ने झुका दिया और युवाओं ने इस्तीफा लेने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। छात्रों ने साफ कह दिया है कि ये बस शुरुआत है, ये हमारी जीत नहीं है। ऐसे हम जीत नहीं माने, जीत तो तब होगी जब और जो मंत्री हैं, और खुद प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं कई छात्र तो, कि जब पीएम मोदी अपने
पद से इस्तीफा दे देंगे, तब हमारी असल में जीत होगी। यानी अब एक आंदोलन ये नहीं कह सकते खत्म हुआ है, कहेंगे अब एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई है अविनाश जी। और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जो छात्रों की जीत हुई है उसके बाद विपक्ष भी उत्साहित दिखाई दे रहा है। जिस तरह के बयान सभी की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, तो हम चाहेंगे पहले अखिलेश यादव को सुने, क्या कुछ कहा उन्होंने छात्रों की इस जीत को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे को लेकर, किस तरह से विपक्ष छात्रों का हौसला बुलंद कर रहा है। और ये तय माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव का बयान आना या राहुल गांधी का बयान आना इस वक्त एक तरह से इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि एक तो संसद सत्र चल रहा है, उसके अलावा 2027 का चुनाव बहुत मायने रखेगा क्योंकि यूपी से बहुत युवा यहां पर जुड़ा था। अविनाश जी बिल्कुल, देखो क्योंकि अब जो चुनाव है, सबसे पास में कौन सा चुनाव है? यूपी का ही चुनाव है। 6 महीने के अंदर यूपी में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अब देखिएगा, जब पिछली बार यूपी का चुनाव हुआ था उससे पहले देश में किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन को लेकर सरकार को समझौता भी इसीलिए करना पड़ा था कि यूपी का जो चुनाव है, अगर किसान आंदोलन और चलता रहता, 3-4 महीने और चलता, तो फिर यूपी का चुनाव भी आ जाता और यूपी चुनाव में किसान आंदोलन की छाया ना पड़े, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान अगर यूपी में चुनाव होता तो फिर बीजेपी नेताओं को प्रचार करना मुश्किल हो जाता। जो गांव में घुस नहीं पाते वो प्रचार करने के लिए। बहुत बड़ी हार बीजेपी की जो एक तरीके ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी उसमें ही बीजेपी को अपनी बहुत बड़ी हार दिखाई दे रही थी। और अगर यूपी हाथ से निकल जाता तो नरेंद्र मोदी को यह दिखाई दे रहा था कि 2024 में वैसे भी 224 सीटों पर सिमट गए थे, अगर 20-30 सीटें और कम पड़ जाती तो फिर यह सरकार नहीं होती, बल्कि जो बीजेपी है इस वक्त विपक्ष में बैठे हुए दिखाई देती। तो उस समय चुनाव के चलते ही बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों से माफ़ी मांगी गई थी और अब एक बार फिर यूपी का चुनाव सामने आ गया है और एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग की गई है कि आप अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ और 21 से ज़्यादा छात्राओं की जान गई, छात्राओं की, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, छात्रों कई छात्र घायल हुए हैं, 100 से ज़्यादा छात्र घायल हुए हैं, उसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जब तक प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये मान के चलिएगा कि जो आंदोलन है ये आंदोलन अभी रुकेगा नहीं। ये आंदोलन अभी प्रधानमंत्री की माफ़ी भी चाहिए और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर जिनके तमाम वीडियो सामने आए हैं, जिस तरीके से महिलाओं को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे थे पुलिस के अधिकारी, उन पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है लगातार। अभी प्रधान के इस्तीफे से कुछ वक्त जरूर मिल गया है सरकार को, लेकिन इस वक्त का इस्तेमाल अगर सरकार ने सही तरीके से कर लिया, छात्रों की मांग मान ली, विपक्ष की मांग मान ली, तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन दोबारा से खड़ा होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और राहुल गांधी की तरफ से तो साफ साफ बोल दिया गया है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई चाहिए, जिन लोगों ने छात्रों पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया है, और ख़ासतौर पर जिस तरीके से हमने लगातार बताया कि पुलिस वाले थे, कई जगह वो बिना वर्दी के दिखाई दे रहे थे और कई जगह उनके बैच गायब थे कि ये पुलिस वाला कौन है, बस खाली आपको ड्रेस दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा है कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आ गए हो, उनको पुलिस का लट्ठा पकड़ा दिया गया, पुलिस की आपने बाजार से वर्दी खरीद ली है। तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि कौन पुलिस का जवान है और कौन पुलिस की वेशभूषा में कोई बाउंसर आ गया है, बीजेपी का कार्यकर्ता आ गया है जो छात्रों पर हमले कर रहा है। बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अगर वो पुलिस के जवान नहीं है तो फिर वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि पुलिस इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि वो जो वीडियो फुटेज हैं वो सामने आ रहे हैं लगातार और उस पर अभी तक FIR नहीं हुई हैं और पुलिस पर जो, क्योंकि अगर बीजेपी के नेता हैं तो उनको बचाने की कोशिश की जाएगी और ये कोशिश कहाँ से होगी, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से होगी। और इसीलिए अमित शाह लगातार सवालों में बने हुए हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी जो चिट्ठी लिखी गई अमित शाह को, उसमें भी उन्होंने यही सवाल किया है कि दिल्ली पुलिस ने जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया उसके आदेश किसने दिए थे, कि क्या अमित शाह के आदेश थे, और अगर उनके आदेश थे तो फिर अगला नंबर धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह का आने वाला है।
जी बिल्कुल। और हम अखिलेश यादव को सुन लेते हैं किस तरह से उन्होंने छात्रों की तरफ से जो ये जीत हुई है, छात्रों की जीत, मोदी सरकार का झुकना बहुत बड़ी जीत है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। और आने वाले समय में ये भी समझ में आ चुका है कि इस सरकार को झुकाने के लिए क्या करना है, यानी सरकार से अपनी अगर बात मनवानी है तो क्या रास्ता अपनाया जाएगा, यानी ये अड़ियल सरकार है, इसका रवैया जो है वो किस तरह का, ये सबके सामने निकल कर आ चुका है। जब अपनी कुर्सी पर बात आएगी तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सारी तस्वीर सबके सामने खुलकर निकल कर आ रही है। किस तरह से सरकार ने मंसूबे बनाए, ये भी आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि 20 जुलाई को सीजेपी के जो प्रवक्ता गए थे उन्हें एक तरह से हिरासत में लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिससे ये आंदोलन तितर बितर हो जाए, सीजेपी के अंदर बिखराव हो जाए। और जिस तरह से ये आंदोलन एकजुट होकर जो चल रहे हैं, जिस तरह से छात्र बढ़ रहे थे संसद की तरफ, उसको रोक लिया जाए। जब इससे भी काम नहीं चला, पुलिस के डंडे बरसाने से काम नहीं चला, तब जाकर सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव रखा गया। और इसके साथ साथ दूसरी ही तरफ छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए, इधर वहां बातचीत चल रही थी, उधर दूसरी तरफ छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। यानी सरकार लास्ट तक कोशिश करती रही कि कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन सरकार नाकाम रही। और इसीलिए अब इस जो जीत है छात्रों की, उसका जश्न जबरदस्त तरीके से जंतर मंतर पर भी बनाया गया और पूरे देश में मनाया गया। फिलहाल अखिलेश यादव को सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी प्रयागराज आओ, अखिलेश जी बीएचयू आओ या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। अखिलेश लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब हुआ। सर युवाओं का डर था, ये सर सरकार डर गई विपक्ष से, युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। सर धर्मेंद्र दुबे ने जो टिप्पणी की हुई है, जो बहुत ही कड़ी टिप्पणी है। तो अभी हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे, साफ साफ उन्होंने कहा ये युवाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है, छात्रों ने जो इनकलाब किया उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा है। विपक्ष का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसका क्रेडिट नहीं लिया। अविनाश जी, ये बड़ी बात है, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि विपक्ष ने सरकार को झुका दिया, सीधे सीधे इसका पूरा क्रेडिट छात्रों को जाता है। और ये बात अखिलेश यादव ने साफ साफ कही, क्योंकि उनसे जब पत्रकार पूछ रहा है विपक्ष की तरफ से, या तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधा कहा कि छात्रों का जो इनकलाब था उसके आगे सरकार झुकी है। साफ साफ है, क्योंकि जो आंदोलन था, ये आंदोलन किसी भी सियासी दल की तरफ से कॉल नहीं किया था, ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। विपक्षी दलों ने इसमें सहयोग तो किया, लेकिन जो विपक्षी दल है ये उनकी तरफ से आंदोलन नहीं था, ये छात्रों का गुस्सा था। और यही गुस्सा था कि मोदी को, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ गया। और सबसे बड़ा असर, क्योंकि अखिलेश यादव अगर चाहते तो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगला जो चुनाव है वो यूपी का सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है। और छात्रों का जिस तरीके से बीजेपी से नाराजगी दिखाई दे रही है, कोई भी पार्टी चाहेगी इस नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अखिलेश की तरफ से जिस तरीके का बयान आया, बिल्कुल संभला हुआ बयान है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आंदोलन खड़ा किया गया था, या छात्रों का जो आंदोलन था उसमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व थे। एक समर्थन जरूर था छात्रों की तरफ से, सरकार पर दबाव भी विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा था। हम देख रहे हैं पूरे सप्ताह 20 तारीख से संसद शुरू होती है, लेकिन विपक्ष ने इस संसद को नहीं चलने दिया। विपक्ष की सिर्फ एक ही मांग थी कि छात्र जो डिमांड कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वही हमारी डिमांड है। आपको छात्रों की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। छात्रों ने जो 3 डिमांड रखी हैं, जब तक सरकार उन डिमांडों को नहीं मानेगी तब तक संसद में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कामकाज नहीं होगा। जबकि सरकार की तरफ से यह कह दिया गया था कि हम नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार हैं। चर्चा को विपक्ष भी तैयार था, लेकिन मामला वहीं फंसा हुआ था कि पहले आपको छात्रों की डिमांड माननी पड़ेगी, उसके बाद ही नीट पेपर लीक पर चर्चा होगी। और अब क्योंकि सोमवार से अब से संसद सत्र का आगे की कार्रवाई शुरू होने वाली है, अब आज तो संडे है, तो उस मुद्दे में, नीट मामले पर अब सरकार को चर्चा करानी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक पहली डिमांड थी, लेकिन जो मुद्दा है पेपर लीक को लेकर, उसमें जो तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी भी देश को चाहिए। आप ये कहकर कि हम नया कानून लेके आ रहे हैं, कानून आप भले ही नया ले आइए, एक सख्त कानून लेके आइए, लेकिन जब तक आप मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आपकी जो जांच एजेंसियां हैं वो सही नहीं होंगी,
क्योंकि अगर सरकार के सारे पर ही काम होगा, सरकार को अपना मंत्री बचाना है, अब मंत्री बचाया जाएगा तो जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच में मंत्री को क्लीन चिट देंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक जांच एजेंसियां स्वतंत्र नहीं होंगी तब तक छात्रों को या विपक्ष को आपकी जांच पर कैसे भरोसा होगा। आपने कह दिया 3 महीने के अंदर मामले में दोषी को सजा सुना दी जाएगी, लेकिन जब तक आप दोषी तक ही नहीं पहुंचेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके खिलाफ, जो वो भी छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन पर कार्रवाई करते रहेंगे और जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको बचाने की कोशिश होगी। क्योंकि अभी तक 150 से ज़्यादा जो पेपर लीक हुए हैं उनमें पेपर लीक करने वाले लोग नहीं पकड़े गए हैं, पेपर खरीदने वाले लोग पकड़े गए हैं। पेपर खरीदने वाला मुख्य आरोपी नहीं होता है, मुख्य आरोपी वो होता है जिसने पेपर बेचा है, जिसने पेपर लीक किया है। उन तक अब तक कोई भी जांच एजेंसी नहीं पहुंची है। बिल्कुल, और टेलीग्राम को घेरने की कोशिश की गई। टेलीग्राम पर पेपर किसने डाला, कहां से आया? जब पेपर लीक होगा उसके बाद ही वो टेलीग्राम पर आएगा। टेलीग्राम पेपर लीक नहीं कर रहा है। क्या आप टेलीग्राम पर पेपर बना रहे थे? क्या जो क्वेश्चन एक तरीके से छांटे जा रहे थे तो क्या आप उसमें टेलीग्राम की मदद ले रहे थे? वहाँ टेलीग्राम की मदद नहीं होती है, वहाँ किताबों की मदद होती है। वहाँ आप ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, वहाँ ऑफलाइन काम चलता है। भले ही पेपर ऑनलाइन आता है आपके पास में, लेकिन जो पूरा काम होता है वो एक तरीके से जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं सब्जेक्ट के, उनकी तरफ से वो काम किया जाता है और वो बहुत ही सीक्रेट काम रहता है। प्रोफेसर साहब को खुद ही नहीं पता होता कि उनका कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। तमाम क्वेश्चन लिए जाते हैं एक एक सब्जेक्ट से, तब बड़ा मुश्किल से बहुत ही पेपर तैयार होता है और उसके बावजूद अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो ये पेपर सिस्टम के अंदर से ही लीक हो रहा है। और आप यदि किसी ट्रांसलेटर को पकड़ लेते हैं, किसी और के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, एनटीए के अधिकारियों पर आपने तब कार्रवाई की जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय हो गया था। जब जो बीजेपी का जो सहयोगी संगठन है, आरएसएस है, सहयोगी नहीं, बीजेपी का मात्र संगठन बोलते हैं उसको, जब आरएसएस की तरफ से भी संकेत आ गया कि अब प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि देश की जनता के अंदर इतना जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है कि प्रधान का इस्तीफा जल्दी नहीं होता है। 72 घंटे का अल्टीमेटम था सरकार के पास में। जब जेपी नड्डा के साथ बातचीत होती है और नड्डा को छात्रों की तरफ से जो डिमांड दी जाती है कि अब अगले दौर की जो बातचीत 24 घंटे के बाद होनी थी, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। 72 घंटे का अल्टीमेटम था। 24 घंटे के अंदर तो मांग ही लिया था कि अगले दौर की जो बातचीत होगी वो तभी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, और इस्तीफा नहीं होता है तो 72 घंटे के अंदर संसद मार्च की फिर से तैयारी शुरू हो चुकी थी। और ये बात सरकार के पास जैसे ही पहुंचती है उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नैतिकता याद आ जाती है। प्रधानमंत्री को यह याद आ जाता है कि 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए थे, हम तो सोते रहे। हमने अभी तक जो पेपर लीक करने के मामले के लिए जो जवाबदेह होना चाहिए शिक्षा मंत्री, उस पर तो कार्रवाई नहीं की है, तब इस्तीफा लिया जाता है। तो ये पूरी तरीके से छात्रों की जीत है, ये देश के युवाओं की जीत है, ये छात्रों की जो एकता है उसकी जीत है। और छात्रों ने एक बार फिर बता दिया है कि इस सरकार से किस तरीके से काम करवाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि सरकार सोई हुई थी, तो बिल्कुल छात्रों ने सरकार को जगाया है अविनाश जी। जिस तरह से पीएम मोदी की रील आई, रील इसलिए क्योंकि युवाओं से बात करने के लिए उन्होंने इसी तरीके को अपनाया, क्योंकि शुरुआत से देखा गया है पीएम मोदी ये कहते रहे हैं मैं युवाओं में मेरी बहुत लोकप्रियता है, युवा मुझे पसंद करते हैं और युवाओं से मैं उन्हीं के तरीके से बातचीत करता हूं। तो रील से थोड़ा दूर रह रहे थे, लेकिन इस बार रील बनाकर उन्होंने छात्रों के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन वो भी छात्रों ने नहीं मानी। और 12:30 बजे जिस तरह से वो रील पोस्ट की गई पीएम मोदी की तरफ से, वो बताता है कि छात्रों ने पीएम मोदी को जगा दिया या कहें नींद उड़ा दी थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, बाकी संसद का जिस तरह से जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि पिछला जो हफ्ता गया उस पहले हफ्ते में किसी तरह से काम नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह इसी मांग पर अड़ा हुआ था कि पहले छात्रों की मांग मानिए उसके बाद बात करेंगे। बल्कि इससे पहले जो तस्वीर आती थी वो ये थी कि हर बार विपक्ष चाहता था कि चर्चा कराइए, हमारी बात सुनिए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता था। पर इस बार सरकार चाहती थी कि पेपर लीक पर चर्चा हो जाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि जब तक छात्रों की मांग नहीं मानी जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हमें पेपर लीक पर चर्चा नहीं करनी है। और यह बताता है कि किस तरह से छात्रों के आगे अब मजबूर दिखाई दे रही है मोदी सरकार, विपक्ष के आगे अब मजबूर दिखाई दे रही है मोदी सरकार, क्योंकि इस्तीफा लिया गया और अब संसद सत्र में चर्चा होगी और हर मुद्दे पर होगी, क्योंकि छात्रों ने विपक्ष
विपक्ष को भी बता दिया है कि सरकार से काम कैसे लेना है। वहीं इस सब के अलावा अभी भी विपक्ष का यह कहना है कि सिर्फ एक मांग मानी गई है, 2 मांग पूरी होना अभी बाकी है। इसको लेकर राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं और जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले जब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के बाद, तब भी उन्होंने उस मुद्दे को उठाया कि एक मांग अभी पूरी हुई है, 2 जिसमें से एक जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनको मुआवजा मिले, और दूसरी मांग जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है उन एफआईआरों को वापस लिया जाए, और उससे भी बड़ी बात यह कि जिन पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडे बरसाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो अमित शाह से पूछ ही लिया है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब हुआ। अगर आपने नहीं करवाया, अगर पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर कैसे हुआ, कैसे वहां पर लाठी डंडे बरसाए गए, कौन थे वो लोग और किसके इशारे पर वो लोग वहां पर घुसे? ये सारे सवाल अमित शाह से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी को सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये तो यहाँ हम राहुल गांधी को सुन रहे थे। कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोबारा, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जितनी जिम्मेदार ये मोदी सरकार है उतनी ही जिम्मेदार आरएसएस भी है, और साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी से माफी की मांग कर डाली है। ये बड़ी मांग है। क्या लगता है अविनाश जी आपको, क्या राहुल गांधी ने या विपक्ष ने जो भी ये मांग उठाई है पीएम मोदी से माफी मांगने की, क्या पीएम मोदी माफी मांगेंगे? देखिए, अगर इस तरीके से छात्रों के अंदर का जो गुस्सा है वो बना रहता है, और विपक्ष की एकता तो साफ साफ दिखाई देती है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और राहुल गांधी की तरफ से जो डिमांड की गई है,
और आप पहले भी देख लीजिए, राहुल गांधी ने सरकार से जो डिमांड की है, सरकार ने शुरुआत में उसको नहीं माना है, लेकिन बाद में सरकार को झुकना पड़ा है। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री को अभी भले ही माफ़ी ना मांगे, लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उससे पहले उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ, जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको लेकर प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिन 21 छात्राओं की जान गई है नीट पेपर लीक को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री की माफ़ी आमतौर पर तभी आती है जब उनको चुनाव में बड़ा खतरा दिखाई देता है। यहाँ पर भी युवाओं का जो गुस्सा है, उसको लेकर तमाम रिपोर्टें आना शुरू हो गई थी कि बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने की जो कोशिशें होती थी, वो उन कोशिशों पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका था। जिस तरीके के मीम्स की प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मीम्स बनाए जा रहे थे, उनकी बाढ़ आ गई थी सोशल मीडिया पर। उसको लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी की नींद उड़ी हुई थी। राहुल गांधी का जो कहना है कि इस मुद्दे पर आरएसएस भी बराबर का दोषी है, इस मुद्दे पर पूरी सरकार दोषी, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरीके से आंदोलन के खिलाफ जो सरकार की तरफ से इसको दबाने की कोशिश की गई, उन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से संसद में मुद्दा उठाने की पूरी तरीके से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग, जिस तरीके से राहुल गांधी उस पर डटे हुए हैं, और उसके बाद ये साफ है कि सरकार अभी साफ साफ दबाव में दिखाई दे रही है विपक्ष की तरफ से। अब जब कल से संसद स्टार्ट हो रही है और उस पर पहले ही दिन संभवतः नीट पर चर्चा भी हो सकती है, और उन मामले में कोशिश विपक्ष की यही होगी कि प्रधानमंत्री जो 4 दिन से लगातार 20 तारीख के बाद से लगातार छात्रों के आंदोलन पर अब एक तरीके से बयान उनका आ रहा था। पहले तो मंत्री बयान देते थे कि प्रधानमंत्री ने ये बोला है, बाद में प्रधानमंत्री खुद हील बना के सामने आने लग गए। तो जो विपक्ष है वो भी चाहता है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री इस चर्चा में, जो नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो चर्चा होगी, उस चर्चा में प्रधानमंत्री भी हिस्सा लें। प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया जाए कि जो अब तक 150 पेपर लीक हुए हैं, उनमें सरकार ने किया क्या है। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से काम नहीं चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से एक तरीके से सुनवाई तेज हो जाएगी, लेकिन जो मुख्य दोषी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। आप अगर जो छात्र हैं कि छात्र ने पेपर खरीदा, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाइयां हुई हैं नीट पेपर लीक को मामले को लेकर भी, वहां पर भी छात्रों पर ही कार्रवाई हुई है, तो क्या आप छात्रों को सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर दिलवाएंगे, या फिर जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो पेपर लीक कर रहे हैं और सीधे जिनके तार मंत्रियों से जुड़ते हैं, कि आप उनको सजा दिलवाएंगे। तो तमाम मुद्दे हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री को भी देने हैं। और प्रधानमंत्री की जो चुप्पी, आप देखिए 3 महीने तक प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक पर अपनी जुबान तक नहीं खोली थी। उनकी जुबान तब खुली जब उनकी खुद की कुर्सी खतरे में आ गई थी। तो ऐसे में जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में नहीं आएगी, वो किसी भी जो मुद्दा होता है उनकी सरकार के खिलाफ, उस पर जुबान नहीं खोलते हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे में भी हमने देखा था, वो कई महीने तक खामोश रहे थे, बाद में उन्हें किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और इस बार भी छात्रों से प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। किसान आंदोलन में तो 13 महीने लग गए थे, लेकिन छात्रों के मामले में 13 महीने का समय नहीं लगेगा। चुनाव करीब आ गया है, उससे पहले ही माफ़ी भी आ जाएगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अब पहले पीएम मोदी की माफी मांगी है, उसके साथ ही उन्होंने कल ये भी कहा कि अमित शाह से भी जवाब मांगा जाएगा, संसद के अंदर भी चर्चा होगी। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है अविनाश जी, जो माहौल अचानक से देश में बना, जिस तरह से युवा अचानक सड़क पर उतर आए और पूरे 36 दिन तक ये आंदोलन चला, और 6 दिन में तो, क्योंकि इस हफ्ते की ज्यादा जिक्र किया जाएगा, 20 तारीख के बाद जिस तरह से उफान पर आया है ये 19 तारीख की शाम से, जब सोनम वांगचुक को जबरन उठा लिया गया, उससे सोनम वांगचुक के साथ जिस तरह की किया गया, जो कृत्य किया गया, उसके बाद जो गुस्सा छात्रों के अंदर पनपा, उसका असर 20 जुलाई को दिखा। उम्मीद कम की जा रही थी कि शायद सरकार को ऐसा लग रहा था कि सोनम वांगचुक को क्योंकि वहां से हटा लिया गया है, तो अब जो मार्च सोनम वांगचुक के नेतृत्व में होना है वो अब उस तरह से नहीं हो पाएगा। लेकिन उनकी पत्नी गीतांजलि ने उसके नेतृत्व का ऐलान किया। सोनम वांगचुक ने बाकायदा ट्वीट करवाया, उन्होंने एक पत्र लिखा, संदेश लिखा अपनी पत्नी के नाम, उन्होंने एक संदेश दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि ये देश की आजादी का दूसरा आंदोलन है। जिस तरह से उन्होंने कहा, उससे छात्रों का गुस्सा जो था वो और
और ज्यादा भड़का और इसके बाद 20 जुलाई से जो तस्वीर बदली, जिस तरह से 6 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, इसके बाद एक गौर करने वाली बात यहां पर है अविनाश जी की राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यानी पिछले महीने ही एक बहुत बड़ा दावा किया था और कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर या तो ये सरकार गिर जाएगी या इतना विरोधाभास शुरू हो जाएगा इस सरकार के खिलाफ, इतनी नाराजगी होगी क्योंकि अंदर से जो सरकार के अंदर बैठे लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो सभी ये बीजेपी आलाकमान से नाराज हैं और हो सकता है कि सरकार इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि आवाज दबाना सरकार की पुरानी आदत है, ये लगातार देखा जाता रहा है। तो राहुल गांधी का वो बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। क्या इस तरह की जो जानकारी, मतलब राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी, वो उनको बीजेपी के अंदर बैठे लोगों की तरफ से कुछ इनपुट मिला होगा शायद? देखिए, जो जिस तरीके का माहौल देश के अंदर दिखाई दे रहा है, जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, हर वर्ग के अंदर जो गुस्सा दिखाई दे रहा था, वो गुस्सा विपक्ष के नेताओं को भी दिखाई दे रहा है, आम लोगों को भी दिखाई दे रहा है। और उस गुस्से को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। और अब जो उनका कल भी बयान आया था कि जो मोदी सरकार है वो अब अतीत की बात बनने वाली है, भविष्य में बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब तक जो चुनाव है, जो जिस तरीके का राहुल ने बोला भी है कि जो चुनाव बीजेपी है वो किस तरीके से जीती, सबको पता है कि चुनाव आयोग अगर बीजेपी की मदद नहीं करे तो 2024 में ये सरकार भी नहीं बनती, बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई होती। और ना ही जो तमाम जो चुनाव भी हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, या बिहार का चुनाव हो, या बंगाल का चुनाव हो, ये चुनाव बीजेपी बिना चुनाव आयोग के नहीं जीत सकती थी। और अब जिस तरीके से सरकार दबाव में दिखाई दे रही है, ज्ञानेश कुमार को भी समझ जाना चाहिए कि उनका भी इस तरीके से इस्तीफा हो सकता है। अगर छात्रों ने जो निष्पक्ष चुनाव की डिमांड कर दी और चुनाव आयोग को घेर लिया, तो फिर ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। ज्ञानेश कुमार को खुद ही ये डिसीजन लेना है कि देश की जनता के सामने निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। अगर चुनाव को लेकर सवाल उठते रहेंगे तो फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला है कि ये एक अकेला मुद्दा नहीं है, इस तरीके के कई मुद्दे हैं और ये मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं और आंदोलन रुकने वाले नहीं है। एक आंदोलन से ये तो दिखाई दे गया कि सरकार झुकती है, बस झुकाने के लिए आपको कोई प्रयास करने पड़ेंगे। जिस तरीके से स्टूडेंटों ने प्रयास किया, 36 दिन उनको जरूर लगे, लेकिन बाद में सरकार को झुकना पड़ा था। और उसी तरीके से जो निष्पक्ष चुनाव की डिमांड है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार एक तरीके से मांग उठा रही है, वो डिमांड जो है वो भी आप देखिएगा कि अगर चुनाव की प्रक्रिया इसी तरीके से चलती है तो ये गुस्सा भी जल्दी ही फूट सकता है। बिल्कुल। और अब मांग शुरू हो गई है दूसरे मंत्रियों के इस्तीफे की। जिस तरह से चर्चा चल पड़ी है नितिन गडकरी से, जो नाराजगी है एथेनॉल के मामले को लेकर, E20 जिस तरह से लागू कर दिया गया, हालांकि कहा यह जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो कहा गया कि नहीं, ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन वे गुस्सा बता रहा है कि अब नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग उठ रही है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, बहुत सारे जो है मंत्री अब लिस्ट में है। और सबसे पहले मांग उठी है अमित शाह के इस्तीफे की और इसकी वजह है छात्रों के साथ हुई बर्बरता। राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया है, सुन सकते हैं राहुल गांधी को क्या कुछ कहा था उन्होंने। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये तो अभी राहुल गांधी को हम सुन रहे थे, कल से लगातार वो एक्टिव है, लगातार विपक्ष के मुद्दे, विपक्ष पूरे इस मुद्दे को उठाता रहा है। राहुल गांधी भी लगातार छात्रों के साथ खड़े रहे और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन छात्राओं के साथ, कई छात्राएं उनके साथ खड़ी हुई थी। उसके अलावा फिर शाम को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की और साथ ही साथ अमित शाह पर कई सवाल उठाए हैं। यानी राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को अब उठा रहे हैं और छात्रों की गूंज, एक कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है। राहुल गांधी ने जिसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी और कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि छात्रों की गूंज, जो कार्यक्रम चल रहा है वो इसी तरह चलता रहेगा। यानी पेपर लीक का मुद्दा जो उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले, वो मुद्दा अभी भी चल रहा है और अगले महीने ऐलान कर दिया गया है कि दिल्ली में भी एक रैली की जाएगी, उसी तरह से छात्रों के साथ संवाद किया जाएगा। इसके अलावा अब राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखा है और उस पत्र में वही सवाल पूछे हैं कि आखिर किसके इशारे पर छात्रों के साथ इतनी बर्बरता हुई और क्यों हुई। ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए हैं। तो इस सब पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी ये तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।